everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब हमको पढ़ना है. अब हमको किस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी जब कंज्यूम हो तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है. लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो सिंगल कमोडिटी का था वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड था. सिंगल कमोडिटी का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड था. इसी तरीके से जब हम 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी की बात करेंगे तो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सो दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस कि हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को समझें. तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे and then we will come back to our discussion of consumer equilibrium of 2 commodities. Law of equi-marginal utility. देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखा कि कुछ मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिमिनिश हो रही थी, तो दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे ही हम कंजम्पशन बढ़ा रहे थे कमोडिटी का, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा था. दैट इज व्हाई नेम इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसका नाम क्या है? इसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, इक्वी मतलब इक्वल, यानी कि समथिंग वुड बी इक्वल. इक्वल मार्जिनलिटी का क्या मतलब है कि कुछ तो इक्वल होगा. क्या इक्वल होगा? दैट इज अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. So the law of equimarginal utility states that consumer will distribute his money income between two goods in such a way that utility derived from last rupee spent on each good is equal. यानी कि कंज्यूमर अपनी इनकम 2 गुड्स लेट्स से एक्स और वाई के बीच में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी इनकम को. किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा बेटा? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जो यूटिलिटी है, जो उसको लास्ट रुपी खर्च करके मिल रही है, इस लास्ट रुपी स्पेंड करके जो उसको यूटिलिटी मिल रही है, दैट विल बी सेम और इक्वल इन केस ऑफ बोथ गुड्स. इन केस ऑफ बोथ गुड्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर अगर 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, एक्स और वाई, तो उसके मनी इनकम जो भी है लेट्स से एम, वो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी इनकम को कि जो लास्ट रुपी का एक्सपेंडिचर है, लास्ट रुपीस के जो एक्सपेंडिचर है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी दोनों केसेस में सेम हो. यानी कि 20 रुपए, अगर एक्स से 20 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो 20 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी वाई से भी मिल रही हो बाय स्पेंडिंग ऑन द last rupee spent on each good is equal, and it is equal, that is why it is known as the principle of equimarginal utility. इसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, गॉसन सेकंड लॉ. ये तीनों नाम इसी के हैं. एग्जाम में किसी भी नाम से आए कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं? हमने ये बोला कि जो मार्जिनल हमारा कंज्यूमर है इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम में होगा when marginal utility is equal to price of a commodity. अब क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकती हूँ that marginal utility will be marginal utility of money? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं मार्जिनल यूटिलिटी किसके रिस्पेक्ट में कंज्यूम? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ठीक है.
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दोनों का मैट्रिक सेम होना चाहिए। प्राइस को भी मैं मनी के रूप में मेजर कर रही हूँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी को भी मैं मनी के रूप में मेजर कर रही हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी को अगर मनी के रूप से मेजर कर रही हूँ, देन दिस इज द फॉर्मूला। इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाती हूँ। तो एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एम यू एम, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मेरे को अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब हम सेकंड दो कमोडिटी के मैटर में पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जितना उसको मिली इन डिवाइडेड बाय द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, so, इतना समझ में आ गया? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज जो है वो जब हम एक या एक से ज्यादा कमोडिटी को यूज करते हैं तब इसको हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, जितने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस थे वो इसमें भी वैलिड होंगे। ठीक है, अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिकली मैंने आपको बता दिया, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब जो है वो दोनों पे इक्वल एक्सपेंडिचर कर रहा होगा, यानी कि जो उसके लास्ट रुपी जब वो खर्च कर रहा होगा तो उससे मिलने वाला जो एक्सपेंडिचर है या जो उससे मिलने वाला उसको सेटिस्फेक्शन है दैट शुड बी सेम। ठीक है, तो जो मैंने ये बोला कि जो उसकी यूटिलिटी है जो वो लास्ट रुपया स्पेंड कर रहा है हर गुड पे वो सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर शुड बी सेम। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर शुड बी सेम का क्या मतलब है? मतलब चाहे मैं एक्स खरीदूं या मैं वाई खरीदूं, एक एडिशनल रुपी खरीदने में ना मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर मैं इस पे 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं और उससे मेरे को 20 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वाई से भी मेरे को 20 ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने 1 कमोडिटी के केस में भी देखा था और 2 कमोडिटी के केस में भी देखा था। 2 कमोडिटीज हैं। ठीक है, एक कमोडिटी मान लेते हैं एक्स, दूसरी कमोडिटी हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो मैंने अभी जब आपको फर्स्ट सिंगल कमोडिटी वाला पढ़ाया था तो मैंने उसमें पढ़ाया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? जितना मैंने उसको कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिला और जितना मैंने उसका प्राइस पे किया, ये मैंने उससे भी निकाल के बताया। सेम वे अगर मैं वाई की बात करूं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के केस में क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम होना चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन केस ऑफ एक्स कमोडिटी में कैसे निकालूंगी? मुझे कमोडिटी को कंज्यूम करके जितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है और डिवाइडेड बाय प्राइस, उसका जो भी प्राइस है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी कि मैं उसको जब कंज्यूम कर रहा हूँ वाई को तो उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को मिल रही है एंड उस मार्जिनल यूटिलिटी का मैं प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने आपको निकाल के दिखाई दी। अब ये भी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल है मनी के, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल है। बेसिकली अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। सो दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ टू कमोडिटी केस। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? इतने में कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, इतने में आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये किस तरीके से निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला
लॉ ऑफ इक्विमार्शल यूटिलिटी ने बोला कि जो लास्ट मतलब जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उन्होंने हमको बताया कि जो मनी एक्सपेंडिचर है वो हर गुड पे सेम होगा। मनी एक्सपेंडिचर हर गुड पे सेम होगा तो हम इस कंडीशन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके भी, ये मेरा इक्विलिब्रियम आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम के भी दो डिसइक्विलिब्रियम निकलेंगे, ठीक है, दो डिसइक्विलिब्रियम निकलेंगे। इतने में कोई कंफ्यूजन? पहला जो मेरा डिसइक्विलिब्रियम निकलेगा दैट विल बी इफ MUX divided by PX is greater than MUY divided by PY. That will be my first disequilibrium. My second disequilibrium will be when marginal utility of X divided by Px will be less than marginal utility of Y divided by Py. ये मेरे दो मार्जिनल यूटिलिटी निकलेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो मुझे बताइए। मार्जिनल यूटिलिटी MUX डिवाइड बाई PX is greater than MUY divided by PY. MUX divided by PX is less than MUY divided by PY. ये दो कंडीशन होंगी डिसइक्विलिब्रियम की। अब जैसे कि हमने वन कमोडिटी के केस में देखा था कि जब डिसइक्विलिब्रियम हो रहा था तो उसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स होके खुद ही इक्विलिब्रियम को अटेन कर रहे थे। तो जो ये कंडीशन है MUX डिवाइड बाई PX इज ग्रेटर देन MUY डिवाइड बाई PY, इसमें क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है बाय कंजम्पशन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसको ज्यादा है कंपेयर टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इतना समझ में आ गया? अगर उसको मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की ज्यादा मिल रही है, ठीक है, तो अब मार्जिनल यूटिलिटी अगर उसको एक्स की ज्यादा मिल रही है तो अब उसको कम करना है क्योंकि इक्वल लाना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम कब होगी? जब हम एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे। क्यों? एक्स को ज्यादा कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम क्यों होगी? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो यू गॉट दिस पॉइंट? क्योंकि अभी मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो ज्यादा मिल रही है। कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड एक्स कंपेयर टू गुड वाई, तो वो ज्यादा एक्स को खरीदेगा और कम वाई को खरीदेगा। अब उसने ज्यादा एक्स को खरीदा, ठीक है, ही विल बाई मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, ठीक है। जब वो एक्स को ज्यादा खरीदेगा तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा। जब वो वाई को ज्यादा कम खरीदेगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी वाई जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का कम होते होते कभी मार्जिनल यूटिलिटी वाई का बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन आएगी जिससे जो एक्स है, इससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो कम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो बढ़ेगा। और ये इतने तब तक कंज्यूमर करता रहेगा अनटिल और अनलेस यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी जो है वो मेंटेन ना हो जाए। जब तक ये इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो जाती तब तक कंज्यूमर क्या करेगा, इस तरीके से कंजम्पशन करता रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरा डिसइक्विलिब्रियम का केस है MUX डिवाइड बाई PX इज लेस देन MUY डिवाइड बाई PY। तो इसमें क्या है, इसमें कंज्यूमर को Y की कमोडिटीज Y से मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और X से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम मिल रही है। Y से मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वो क्या करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा। कम वो कब होगी, जब वो Y का कंजम्पशन बढ़ाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे ही वो Y का कंजम्पशन बढ़ाएगा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको X से ऑलरेडी कम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी तो वो और कम खरीदना शुरू करेगा। जब वो इसको कम खरीदेगा तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। सो क्या होगा कि Y का कंजम्पशन बढ़ाते बढ़ाते और X का कंजम्पशन कम करते करते एक सिचुएशन आएगी जहां पे ये इक्वल हो जाएंगे। MUX डिवाइड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि दिस MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम सस्टेन ही नहीं करेगा, ठीक है।
पहली कंडीशन ये होगी। वन कमोडिटी के केस में भी दो कंडीशन बताई थी। तो पहली कंडीशन मेरी क्या हो गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन मेरी हो गई MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। सेकेंड कंडीशन मेरी इस केस में क्या होगी? वही जो सिंगल उसमें MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। जैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे जो मेरा MU है वो कम होना चाहिए। जो सेकंड कंडीशन है नीडेड टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट MU ऑफ ए कमोडिटी मस्ट फॉल एज इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि अगर MU फॉल नहीं करेगा तो कंज्यूमर जो है वो केवल वही गुड खरीदता जाएगा, केवल एक गुड खरीदता जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक गुड को खरीद रही हूँ, ठीक है, और मेरा उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिर नहीं रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं तो उसी को खरीदती जाऊंगी ना। लेट्स से मेरे को ऑरेंज पसंद है और मैंने ऑरेंज को कंज्यूम करना शुरू किया, तो जो ऑरेंज से मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो तो मिलती ही जाएगी। अगर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं करेगा, वो अगर पॉजिटिव रहेगा, तो आई विल ऑलवेज बी गेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड इफ आई एम ऑलवेज गेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो तो मैं फिर और किसी गुड को कंज्यूम ही नहीं करूंगी, विच इज अनरियलिस्टिक। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भी कभी नहीं पहुंचेगा क्योंकि सटाइटी कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम इन सच ए वे, जब वो अपनी इनकम इस तरीके से स्पेंड करता है कि जो रेशो है ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी विद देयर प्राइसेस आर इक्वल। ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी of x with respect to price and marginal utility of y with respect to price are equal and marginal utility falls as consumption increases। ठीक है, तो दो कमोडिटी के बेस में क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू देयर प्राइस शुड बी इक्वल। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। दो कंडीशन थी हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, आई होप वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा और हमें डिस्कशन को आगे बढ़ाना है सेम चीज में। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हमने इसमें क्या माना है? दो गुड्स एक्स और वाई। तो लेट्स से देयर आर मोर देन टू गुड्स, तो लेट्स से एन गुड्स है। तो एन गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या रहेगी? एन गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी MUX डिवाइड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY इज इक्वल टू MUN डिवाइड बाई PN। यानी कि जितनी भी कमोडिटीज को वो कंज्यूम कर रहे हैं उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू देयर प्राइस शुड बी इक्वल, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसके बाद में एक फर्दर थोड़ा सा डिस्कशन और आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमने जब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की अजम्पशंस को पढ़ा था तो उस अजम्पशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो थी वो हमने कांस्टेंट पढ़ी थी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। MUX इंटू PY इज इक्वल टू MUY इंटू PX। इतना क्लियर हो गया? अब मार्जिनल यूटिलिटीज एक साथ ले आते हैं और प्राइस एक साथ ले जाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इज इक्वल टू PX डिवाइड बाई PY। कोई वो नहीं है, बस मैं इसको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है अगर वो कांस्टेंट हो जाती है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। नाउ इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज, व्हेन रेशो ऑफ
marginal utility is equal to the price ratio, then consumer is said to be in equilibrium. कंज्यूमर को तब हम बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ एंड देन फिर हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हम मार्जिनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं दो कमोडिटीज के केस में। दो कमोडिटीज के केस में अगर हमें पढ़ना है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कंज्यूमर जो है अपनी मनी इनकम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जो यूटिलिटी है, जो हमने लास्ट रुपी खर्च किया दोनों गुड्स पे, उससे जो हमें यूटिलिटी मिली वो हमारी इक्वल हुई। ठीक है, या फिर अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। ठीक है, तो जब उनके एमयूज और उनके जो प्राइसेस हैं रिस्पेक्टिव, उनका रेशियो इक्वल हो, यानी कि एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, दिस इज इक्वल। एंड सेकेंड कंडीशन जो थी वो ये थी कि एम यू जो है वो हमारा फॉल करना चाहिए, एम यू जो है हमारा कम होना चाहिए जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाएं। तो बेसिकली ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकल के आई दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाई पी वाई। नाउ डिसइक्विलिब्रियम होगा तो दो कंडीशन होंगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो हमें x का है वो ज्यादा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें x की है वो हमें ज्यादा मिल रही है तो हम x का ज्यादा कंज्यूम करेंगे और y को कम कंज्यूम करेंगे। अल्टीमेटली मार्जिनल यूटिलिटी x की कम होती जाएगी, y की ज्यादा होती जाएगी एंड वी विल रीच टू द इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन थी व्हेन mu(x) डिवाइड बाय px इज लेस देन mu(y) डिवाइड बाय py। इन दैट केस y विल इंक्रीज, mu विल डिक्रीज। ठीक है, y के कंजम्पशन को हम बढ़ाएंगे और x के कंजम्पशन को हम कम करेंगे और अल्टीमेटली वी विल कम इनटू द बैलेंस। ठीक है, फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो दो कमोडिटी का केस था उसको हमने n गुड्स तक एक्सटेंड किया और n गुड्स को एक्सटेंड करने के बाद में हमने देखा कि जो n गुड्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट इज जितने भी हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं उनके रेस्पेक्टिव प्राइसेस से हमको डिवाइड करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल आना चाहिए। फिर हमने एक अजम्पशन मानी थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, हमने उसको कांस्टेंट मान लिया और केवल इन दो इक्वेशंस को उठाया, mu(x) अपॉन px इज इक्वल टू mu(y) अपॉन py, केवल इन दो चीजों को उठाया और हमने मैथमेटिकल थोड़ा सा इसमें ट्रीटमेंट दिया। जब हमने इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया तो इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन निकल कर आई दैट इज रेशियो ऑफ marginal utility of two commodities is equal to the price ratio, even then it will be considered as the consumer equilibrium. Now we will have to draw the diagram. अब हम इसको डायग्राम के केसेस में देखेंगे। ठीक है, अब लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो यहाँ पे यूनिट्स कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, देन mu of x एंड देन mu of y। ठीक है, और let me just draw it। लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी वन यूनिट को कंज्यूम करने पे x की मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को 20 मिल रही है, y की मेरे को 16 मिल रही है। सेकंड को कंज्यूम करने पे x की यूटिलिटी मेरे को 14 मिल रही है, y की मेरे को 12 मिल रही है। थर्ड को कंज्यूम करने से x की यूटिलिटी 12 है और y की यूटिलिटी 8 है। फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने से x की कॉमोडिटी जो यूटिलिटी है वो 7 है, इसकी 5 है, 5 x की 5 एंड y की मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ इट। अब जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास केवल एक कमोडिटी थी। ठीक है, हमने x को ही दिखाया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको दो मार्जिनल यूटिलिटीज को दिखाना है, x का दिखाना है और y का दिखाना है, अलग अलग दिखाना है। तो इसका डायग्राम थोड़े से अलग तरीके से बनेगा।
वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल हमने बना लिया। इसमें जो एक्स एक्सिस है ये हमारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, और जो इसमें मेरा वाई एक्सिस है ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि नॉर्मली हम हमेशा से करते हुए आए हैं। लेकिन क्योंकि ये दो इक्विलिब्रियम, दो कम्युनिटी का इक्विलिब्रियम है, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को हम इधर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम एक ही डायग्राम में दोनों चीजें दिखाएंगे। ठीक है, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है। इस पे मैं एक्स की कमोडिटीज भी, एक्स की क्वांटिटी भी दिखाऊंगी, और इसी पे मैं वाई की क्वांटिटी भी दिखाऊंगी 0। तो सबसे पहले सिंपल बनाती हूँ एक्स का, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरी, सबसे पहले ये हो गई मेरी एक्स की क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5। अब एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको कर लेते हैं। तो एक्स के मार्जिनल यूटिलिटी में मिनिमम क्या है हमारा, 5 है, मैक्सिमम हमारा 20 है। तो 4 4 के गैप से रख लेते हैं, 4 8 12 16 20। ड्रॉ करते हैं। पहली कमोडिटी पे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी, पहली कमोडिटी पे 20 मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी कमोडिटी पे 14 मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी कमोडिटीज पे 14, 14 12 और 16 के बीच में जाएगा। तीसरी पे 12, तीसरी पे क्या हो गया, 12, 12 बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा, सो दिस इज 12। फोर्थ 7। ठीक है, ये ज्यादा गैप हो गया, पर ठीक है कोई बात नहीं, 7 इससे थोड़ा सा नीचे होगा, सो दिस विल बी 7। फिफ्थ कॉमोडिटी पे मेरे को फिफ्थ, तो फिफ्थ मेरा ये है, तो ये यहां से टच कर जाएगा 4 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिफ्थ मेरा ये पॉइंट है, तो ये टच कर जाएगा। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगी, तो अब मैं जब इसको ड्रॉ करूंगी तो इट विल गिव मी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और एक्स को मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे को सेम ग्राफ पे वाई को रिप्रेजेंट करना है। तो जब मैंने इसको लेफ्ट से राइट रिप्रेजेंट किया एक्स में, वाई में मैं क्या करूंगी, इसको राइट टू लेफ्ट रिप्रेजेंट कर दूंगी। लेट्स से मुझे, मैंने एक्स की कॉमोडिटी ली 1 2 3 4 5, वाई की कॉमोडिटी 1 2 3 4 5। ये मेरी क्या हो गई, वाई की कॉमोडिटी क्वांटिटी हो गई। यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स में कर दिया। अब अगर आप इसको देखें तो दिस विल बी लुक लाइक ग्राफ। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने क्या लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे लिया हमने। अगर हम इसको घुमा देंगे तो इट विल बी मिरर इमेज। तो दीज आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो हमने क्या किया, इसीलिए इसको उल्टा लिखना शुरू किया। ये हमने सेम रखे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 आएगा, इधर 12 है तो इधर भी 12 आएगा, इधर 16 है तो इधर भी 16 आएगा, इधर 20 है तो इधर भी 20 आएगा। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को कितना मिल रहा है, 16। तो दिस इज माय फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरे में मेरे को कितनी मिल रही है, 14, तो दूसरे में मेरे को मिलेगी 14, तो दिस विल बी माय सेकंड वन। तीसरे में मेरे को मिल रही है 8, नहीं 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 नहीं, गलत हो गई ना, गलत हो गई। फर्स्ट से मेरे को मिली 16, सेकंड से मेरे को मिली 12, तो सेकंड से मेरे को मिली 12, तो दिस विल कम हियर। ठीक है, ठीक है, सेकंड से मेरे को मिली 12, थर्ड से मेरे को मिली 8, तो थर्ड से मेरे को जब 8 मिलेगी तो दिस विल बी हियर। ये ओवरलैपिंग पॉइंट है। ठीक है, फिर फोर्थ से मेरे को मिली 5, तो फोर्थ से मेरे को 5 यूटिलिटी मिली, तो 5 मेरा समवेयर यहाँ पे आएगा।
5 से मेरे को यूटिलिटी मिली 3, तो 5 से मेरे को जब यूटिलिटी मिलेगी तो वो समवेयर यहाँ पे आएगा। तो लेट्स ड्रॉ, दिस इज माई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अब इसमें देखो इनका जो इन्होंने वो किया है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का पॉइंट ये है। अब इसमें थोड़ा ग्राफ इधर उधर हो गया है, तो आप उसको बाइंड मत करना। अगर आप इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे तो इसमें जो इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी आएंगी दैट विल बी x की। तो इसमें कितनी क्वांटिटीज आई 3.5, x की कितनी क्वांटिटीज आई 3.5 इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और y की कितनी क्वांटिटीज आई, x की तो हो गई 1 2 3 3.5, y की कितनी क्वांटिटीज आई 1 1 2 2.5, तो y की कितनी। तो रफली अगर हम बात करें, मतलब आप इसको प्रॉपर डायग्राम पे बनाएंगे तो वो आपका बन के आ जाएगा। तो डायग्राम में हमने क्या किया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y को ड्रॉ किया, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है उसके इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी शुड बी सेम, और MU ऑफ ईच कमोडिटीज फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, ठीक है। जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो हमको कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, जब कंज्यूमर 3.5 यूनिट्स ऑफ x को खरीदेगा और जब कंज्यूमर 2.5 यूनिट्स ऑफ y को खरीदेगा। इंटरसेक्शन ही क्यों इक्विलिब्रियम है, व्हाई दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए ना कि मैम ये ही इक्विलिब्रियम क्यों है, कुछ और इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम इसीलिए है क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी x और मार्जिनल यूटिलिटी y जो है वो इक्वल हुआ है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे जो है वो सेम है। और अगर हम इस पॉइंट पे ये मान लेते हैं ना कि प्राइस हमारा 10 है, तो यहां से अगर हम प्राइस पे ड्रॉ करते हैं तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUY, वो सब भी इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर कंज्यूमर x के 3.5 की जगह कुछ और यूनिट को कंज्यूम करे, y के 2.5 की जगह किसी और को कंज्यूम करे, तो उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम नहीं रहेगा और वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। दैट इज द मेन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.